हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के नियम बताए थे और आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे कि उसे हिंदी में अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है। तो जो आपका चल रहा है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसमें आपका जो आज पढ़ना है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके अंत में जाहिर तौर पर ता है, ती है, ते है या कोई आदत को डिनोट करने वाला, ये तो उसकी पहचान हो गई। इस तरह की बातें होंगी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेने से पहले हम ये देखें कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य है और ये दो तरह से मुख्य रूप से होता है, जिसमें पहला वो होता है जिसमें क्या शब्द, हिंदी में क्या शब्द जो है सबसे पहले आता है, और दूसरा वो होता है जिसमें प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। ये दूसरे टाइप का हो गया और ये पहले टाइप का हो गया। पहले टाइप में क्या शब्द जो है प्रश्न के सबसे पहले, मतलब कि वाक्य के सबसे पहले आ जाता है। अब इनको अनुवाद करने के अलग अलग नियम हैं। अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक और जो है प्रश्न सूचक शब्द आता है, वो होता है कौन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हु के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है। इसलिए जब इन दोनों को हम बातें कर रहे हैं कि क्या शब्द जब प्रारंभ में आए या क्या बीच में आए या अन्य जितने भी प्रश्नसूचक शब्द वो बीच में आए, उसी दौरान मैं आपको ये भी इंडिकेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हु शब्द आता है, हु शब्द बीच में ही आएगा, लेकिन उसके कुछ नियम थोड़े से डिफर हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इतने सारे आपको टाइप मिलेंगे। अंग्रेजी के जब आप ट्रांसलेशन करेंगे क्या वाले वाक्यों को, तो अंग्रेजी में आप सबसे पहले आप देखेंगे डू या डस सबसे पहले होता है। और क्या कि अंग्रेजी जो वाट होती है उसको यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, जबकि जब क्या शब्द बीच में आता है तब इसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। क्या की अंग्रेजी वाट, व्हेन की अंग्रेजी ये, कब की अंग्रेजी व्हेन, क्यों वाई, कैसे हाउ। ये चीज़, इतनी चीज़ों को आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए। मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले इसमें हम कुछ नियम आपको लिखवा दें, इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव चल रहा है। ये इंट्रोगेटिव चल रहा है। अब सबसे पहले आप रूल 1 लिखिए इस तरह से। रूल 1 लिखिए, जब हिंदी
वाक्य में क्या, और इसको इस तरह से ये बनाइए, क्या शब्द जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ में आए, प्रारंभ में आए, तब क्या करते हैं, तब निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आप लिखिए, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, डू या डज सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि डू का प्रयोग कब करेंगे और डज का प्रयोग कब करेंगे। तो हमने आपको निगेटिव सेंटेंसेस में ये बताया था कि जब सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट अगर ही सी इट या कोई सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी एक वचन करता हो, तब उसके साथ डस का प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे ये हो, तब आप सब यहाँ पर कौन सा प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। आई बी यू के साथ जो है ये, इसके साथ ये डू का प्रयोग हो जाएगा। अब जो हिंदी में क्या शब्द सबसे पहले आते हैं उनके कुछ हम एग्जाम्पल्स को लेते हैं और इसके आधार पर हम उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, अनुवाद करके देखते हैं। जैसे जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, राम स्कूल जाता है, उसका हमने जब निगेटिव बनाया तो राम स्कूल नहीं जाता है। और अब हम उसका अंग्रेजी में मतलब कि इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या राम स्कूल जाता है। तो आप यहाँ पर इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए जैसे हमने लिखवाया है, बिल्कुल ऐसे नोट कर लीजिए। अगर दो कलर यूज कर रहे हैं तो, अदरवाइज आपको डू या डस कैसे सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होना है वो तो आपको पता ही है। आप लाइन में भी लिख लीजिए, डू का प्रयोग आई वी यू दे सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जबकि डस का प्रयोग ही सी इट या एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। इतना आपने नोट कर लिया। अब एक एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या राम स्कूल जाता है। ये देखिए वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किस टाइप का है, ऐसा टाइप है जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है। क्या को अंग्रेजी में व्हाट तो कहते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या शब्द जो है सबसे पहले आ रहा है। और इसको हम किस आधार पर करेंगे, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, सबसे पहले डू या डस आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम लिखेंगे, अब सब्जेक्ट जो है क्या है हमारा, सब्जेक्ट है राम है। राम के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि राम स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट हमारा है राम। अब राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राम कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। डज राम गो टू स्कूल। क्या ये हमारा वाक्य का ट्रांसलेशन सही है। एक गलती है और उस गलती से पूरा वाक्य गलत हो सकता है। यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब हमने आपको निगेटिव सेंटेंस में भी बताया था, डज या डू का जब प्रयोग होता है तो यहाँ पर वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या राम स्कूल जाता है, इसका अंग्रेजी हो गया डज राम गो टू द स्कूल, गो टू स्कूल या गो टू द स्कूल। नाउन है, यहाँ पर द का प्रयोग हो सकता है।
अब ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम कई एग्जाम्पल इसके आधार पर देखते हैं। इस पूरे को हम मिटा देते हैं। वीडियो को आप रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर मैं आगे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? इसको अनुवाद कीजिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दे। अब उसके पहले क्या लगेगा यहाँ पर? डू या डज लगेगा, तो डू लगेगा या डज लगेगा। दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? डू दे प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। डू दे प्ले क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? अब प्ले के साथ हमने यहाँ पर वैसे भी ये जो है प्लूरल है, प्लूरल आता है, तो डू यहाँ पर यस का प्रयोग वैसे भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ जब डू या डस लगता है तब भी नहीं होता है। तो ये क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। कुछ और एग्जाम्पल आप इसी तरह से बनाते रहिए अपने मन से। क्या तुम गरीबों की सहायता करते हो? क्या तुम गरीबों की सहायता करते हो? इसका ट्रांसलेशन कीजिए। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? जो जिससे अपेक्षा की जा रही काम करने की, ठीक है, क्या सहायता करने की। वर्ब ये है सहायता करना, वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। क्या शब्द आया है, लेकिन क्या वाक्य के पहले आया है, इसलिए क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डू या डस। तो इसमें क्या लिखेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यू जो हमारा सब्जेक्ट है वो डू से पहले, हम यहाँ पे डू का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर तो है लेकिन यू है, और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। डू यू हेल्प पुअर्स? क्या तुम गरीबों की सहायता करते हो? इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे सोचना पड़ता है, ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हमने कुछ एग्जाम्पल नोट करके लाए हैं यहाँ पर। और इसमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्या सीता नाचती है? क्या सीता नाचती है? इसको आप स्वयं से ट्रांसलेट कीजिए। डू होगा या डज होगा? डज सीता डांस? देखिए सीता कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने डज का प्रयोग कर दिया। और इसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, नोट कीजिए। और कुछ देखते हैं इसमें। चलिए, ये डू और डस वाले वाक्य हो गए, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंट्रोगेटिव वैसे सेंटेंस जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, इसको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे रूल नंबर यहाँ पे 2 लिखिए इंट्रोगेटिव में, रूल 2, यानी वो नियम जो दूसरे टाइप के, यानी जब प्रश्नसूचक शब्द लिखिए, जब प्रश्नसूचक शब्द जैसे
क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, तब निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर ऐसे बनाइए। तब देखिए क्या करेंगे, WH टाइप वर्ड होगा, WH टाइप वर्ड। WH टाइप वर्ड हम इसको कहते हैं जिसमें वाट, वाई, हाउ, व्हेन ये शब्द, इसको WH टाइप शब्द कहते हैं। तो WH टाइप वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ होता है। ये देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। जब प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तब WH टाइप शब्द सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए। और अब डू या डज का प्रयोग किसके साथ होगा, आपको इतना अनुभव हो गया होगा। अब सीधे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे है कि तुम रोज कहाँ जाते हो। इस वाक्य का क्या अनुवाद, देखिए तुम रोज कहाँ जाते हो, ये हमने वाक्य लिया। अब इसको अनुवाद जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेयर। तो वेयर डू यू गो डेली। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। ये कैसे हुआ, देखिए वेयर का प्रयोग किया सबसे पहले क्योंकि यही WH टाइप वर्ड था। उसके बाद हमने डू का प्रयोग किया, डू या डज में से कोई एक प्रयोग करना था, हमने डू का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि बाद जो उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आएगा यू के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ब है गो, उसके बाद है डेली ऑब्जेक्ट। वेयर डू यू गो डेली, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कीजिए। कुछ और इस पर हम एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवा देते हैं। ये पूरा हम मिटा दे रहे हैं। लाइए कुछ एग्जाम्पल है। जैसे वह पाठ कब याद करती है, वे शाम को कहाँ जाते हैं। वाक्य है वह पाठ कब याद करती है, वे शाम को कहाँ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस वाक्य को ध्यान से देखिए। इसमें WH टाइप वर्ड या प्रश्नसूचक शब्द कहाँ आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है। और वो कौन सा शब्द है, कब, व्हेन। कब को कहते हैं अंग्रेजी में, व्हेन। यही WH टाइप वर्ड हो गया। इसके शुरू में देखिए WH है। वह पाठ कब याद करती है, तो सबसे पहले WH टाइप वर्ड लिखते हैं व्हेन। इसके बाद डू या डज में से कोई एक आएगा। तो वह सी, इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्या, शी। तो शी के साथ क्या लिखते हैं, सी के साथ डज का प्रयोग करते हैं। व्हेन डज शी
लर्न द लेसन, लर्न द लेसन, क्वेश्चन मार्क लगेगा। व्हेन डज शी लर्न द लेसन, लर्न का मतलब था सीखना और याद करने को भी सीखना, मतलब लर्न का शब्द याद करने के लिए भी प्रयोग होता है, या रिमेंबर शब्द का प्रयोग आप रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। आप लर्न या रिमेंबर में से कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगला, वे शाम को कहाँ जाते हैं, इस वाक्य को ट्रांसलेट कीजिए। वे शाम को कहाँ जाते हैं, देखिए कहाँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेयर डू दे गो इन द इवनिंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल हम आपको शो कर देते हैं यहाँ पे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक वाक्य है, जैसे लड़कियां बाजार से क्या लाती हैं, लड़कियां बाजार से क्या लाती हैं। यहाँ पर देखिए WS टाइप जो शब्द है क्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाट। अब क्योंकि क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, अब इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। कहाँ लिखी जाएगी, वाक्य के सबसे प्रारंभ में। तो वाट यहाँ पर डू होगा या डज होगा, वाट डू होगा क्योंकि लड़कियां प्लूरल है। वाट डू गर्ल्स ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। वाट डू गर्ल्स ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, ब्रिंग को कहते हैं लाना, ये वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। डू या डज जब रहता है तो यहाँ पे यस नहीं लगता है। वाट डू गर्ल्स ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, नोट कीजिए। एक वाक्य लिखिए, तुम कब सोकर उठते हो। तुम कब सोकर उठते हो। देखिए सोकर उठना का एक ही अंग्रेजी है गेट अप, ठीक है। तुम कब सोकर उठते हो, देखिए कब शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट के बाद आया। अब कब की अंग्रेजी है व्हेन को लिखा जाएगा व्हेन। अब डू या डज लगेगा, यहाँ पे डू लगेगा। डू क्यों लगेगा, क्योंकि यू है, यू के साथ डू लगता है। व्हेन डू यू गेट अप, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। कुछ और वाक्य देखिए, जैसे कि वह अपने दुश्मनों को कब मारती है। चलिए एक वाक्य भी लिखिए कि वह अपने दुश्मनों को कब मारती है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कब शब्द जो है देखिए बीच में आ रहा है ना। अब इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन डू या डज, वह अकेली है, सिंगुलर है। डज, व्हेन डज शी किल्स होगा या किल होगा,
किल होगा, क्योंकि डू या डज लगा होता है तो वर्ब में यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। व्हेन डज शी किल हर एनिमीज, ये हो गया, नोट कर लीजिए। अब ये हो गए आपके दो तरह के हमने वाक्य करवा दिए। तीसरा जो हमने आपको बताया था हु का प्रयोग करना, तो हु के साथ कंडीशन ये है, इसको आप मिटा दे रहा हूँ मैं। हु के साथ जो कंडीशन है, जैसे है ये अंग्रेजी का अक्षर है WHO, हु। हु का मतलब होता है कौन। जब ये कौन शब्द वाक्य के बीच में आए, यहाँ पे लिखिए कंडीशन, यहाँ रूल 3 लिखिए, रूल 3, ये तीसरा नियम हम लिखवा रहे हैं। जब कौन हिंदी वाक्यों में कौन शब्द, कौन लिखिएगा तो ऐसे कर दीजिए, कौन शब्द अंडरलाइन कर दीजिएगा। जब कौन शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आए, तब इसका ट्रांसलेट करते समय इसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इतना बात आपने लिख लिया। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। जैसे पहले हम एक वाक्य ले लेते हैं इसके लिए, जैसे आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये एक वाक्य है। अभी देखो कौन शब्द है, ये वाक्य के कहाँ आया है, बीच में आया है। जब ये आएगा तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। कौन को अंग्रेजी में कहते हैं, हु, तो लिखेंगे यहाँ पे हु। हु इसके तुरंत बाद लिखते हैं वर्ब, हु टीच यू इंग्लिश। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने देखा क्या, यहाँ पर हमने जो डू या डस का प्रयोग करते थे वो किए नहीं किए। तो आप इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, हु प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए और इसी आधार पर हु वाले जो वाक्य होंगे उसके इसी आधार पर हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। से हु टीच यू इंग्लिश, या जैसे कि बागीचे में पौधे कौन लगाता है, हु प्लांट्स इन द गार्डन। ओके, और इससे संबंधित इसमें कोई वाक्य है तो देखिए, तो WH टाइप में लेना है। इसमें WH हु वाला इसमें कोई वाक्य नहीं है। फिलहाल आप इसको नोट करिए और एक दो एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे ही करवा दे रहा हूँ। जैसे कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीच यू इंग्लिश। आपकी देखभाल कौन करता है, हु केयर्स यू। ठीक है, या जो भी होगा, हु के बाद सीधे वर्ब आ जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक बात और ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात यह है कि जब डू या डस का प्रयोग नहीं होता तब वर्ब में यस या यस का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर देते हैं। अब चूंकि हु शब्द है, हु का मतलब होता है कौन, कौन का मतलब होता है कोई सिंगल व्यक्ति का काम होगा पढ़ाने का काम। देखिए 10 लोग एक साथ तो पढ़ाएंगे नहीं, तो हु शब्द का प्रयोग है तो इसको हम मान के चलते हैं सिंगुलर, और इसीलिए पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है। यहाँ पर ये WH टाइप वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, तो इसीलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जा रहा है और वर्ब में हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो
ये जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मिलें किताबों में या कहीं भी, आप उसको सॉल्व कीजिए। और जब हम आपको पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही, जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय पैसिव वॉइस में किए जाते हैं। तो जब हम एक्टिव वॉइस, ये सब जो चल रहा है एक्टिव वॉइस में चल रहा है। जैसे एक्टिव वॉइस में हम कोई बात कहते हैं कि राम स्कूल जाता है, तो पैसिव वॉइस में हिंदी में ही इसको कहेंगे स्कूल राम के द्वारा जाया जाता है। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो जब हम आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, मतलब एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तब बहुत सारी बातें और क्लियर होंगी। फिलहाल आप इतने सारे जितना भी मैं करवा रहा हूँ अभी, इसका प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप कोई बुक ले लीजिए 9th या 10th की और उससे प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे कुछ वाक्य होते हैं, जितने हमने आपको इंट्रोगेटिव करवाए हैं इसमें निगेटिविटी कोई कहीं नहीं आई। जैसे कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, एक वाक्य यह भी हो सकता था कि आपको अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है। या जैसे हमने आपको एक वाक्य लिखवाया था, सीता डांस करती है, ठीक है, सॉरी सीता कब डांस करती है, ठीक है। या हमने कहा था कि वह स्कूल क्यों जाता है, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, वह स्कूल क्यों जाता है। तो अगर इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में कहें तो वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो नहीं शब्द का प्रयोग आ जा रहा है। या तुम दूध कभी क्यों नहीं पीते हो, यानी कभी नहीं क्यों पीते हो, तो वहाँ पर भी नहीं और कभी नहीं वाले शब्द आ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी प्रश्न भी पूछा जा रहा है और उसमें नकारात्मक वाक्य का रूप भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे और उसका ट्रांसलेशन करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल।